हेलो एवरीवन। और क्या आप ऐसा चाहेंगे जैसा आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो, गंदे पानी की नदियां हों? नहीं चाहेंगे ना आप? तो इसके लिए क्या करें? हमें देखो, डेवलपमेंट तो चाहिए। डेवलपमेंट के लिए बिजली की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, विकास चाहिए, पर ये धुआं नहीं चाहिए, ये गंदे पानी की नदियां नहीं चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है कि बिजली बने और ये धुएं का हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। इस धुएं को, इस गंदे पानी को हम बिल्कुल एडवांस टेक्निक्स लगाकर, इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं उनको सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल करके हम बिल्कुल क्लीन एनर्जी बना सकते हैं। तो जो मेरे से परिचित नहीं है उन सबको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह है और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए हमें विकास चाहिए, पर उसकी कीमत हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो। तो चलिएगा कि हम बिजली तो जनरेट करें, पर वो बिजली आपकी कैसी हो? बिल्कुल क्लीन एनर्जी हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अलग अलग टेक्निक्स जो हमें अपना सकते हैं उनको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिएगा, ये आपको ये लेक्चर अवेलेबल है BS टेक्निकल एजुकेटर पर। आप जाइए वहाँ पर और इस लेक्चर को सुनिए, और जहाँ पर आप इस तरह के फील्ड में जाएं, एनर्जी पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करें, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें बिल्कुल होती हुई देखेंगे। और अगर नहीं हो रही है तो आप इनको वहाँ पर करवाएंगे जाकर, क्योंकि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त हैं एनवायरनमेंट के लिए, और हम सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना हो, क्लीन एनर्जी हर किसी को अवेलेबल हो। तो चलिए, इस लेक्चर में हम करेंगे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन पावर प्लांट्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कंट्रोल मेजर्स एंड टेक्नोलॉजीज। क्या क्या हम टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ कर पा रहे हैं, या इससे आगे भी जाके हम इसको और ज़्यादा कैसे सुधार सकते हैं। हमारे पास जो ये एक विजुअल है, इसमें देखिएगा, इसमें आप किस तरह का एनवायरनमेंट चाहेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है बहुत पोल्यूटेड साइट्स हैं, और जो राइट हैंड साइड पे आपको विजुअल नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लीन है। पानी का कलर देखिएगा, बिल्कुल नेचुरल कलर है, और ऊपर हरियाली है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। बेशक हम थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम हमारे हरियाणा में तो मैक्सिमम जो है थर्मल पावर प्लांट से ही एनर्जी हम ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजबूर हैं इस तरह के धुएं के वातावरण में रहने के लिए। तो बिल्कुल इसको हम बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, और क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या हमारे पास रेमेडियल तरीके हैं जिससे हम इस एनवायरनमेंट पोल्यूशन से निजात पा सके, कम से कम जो पावर प्लांट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है। तो की एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, चैलेंजेस क्या है? जो पावर प्लांट्स है उसमें स्पेशली जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एमिशंस और वेस्ट वाटर की वजह से पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी चैलेंजेस क्या है इसमें? पार्टिकुलेट मैटर है, जो धुएं में जो राख के कण उड़ते हैं जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, और कंटामिनेटेड वाटर एफ्लुएंट्स। दीज आर दी की चैलेंजेस जिसको हमें
दूर करना है, जिसके साथ हमने फाइट करके इसको हमने रिमूव करना है, इन चैलेंजेस को जीतना है। These pollutants pose serious threats to air quality, water bodies and public health, necessitating robust pollution control system. ये किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें स्वच्छ हवा की ज़रूरत है, स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, और अगर ये नहीं मिलेंगे तो एक तरह से जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो सकती है। अगर साफ़ हवा, साफ़ पानी अवेलेबल ना हो तो बीमारियां एकदम से महामारी की तरह फैल जाएंगी। तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो जैसे पिछली स्लाइड्स में भी आप यहाँ पे विजुअल देखिए, इतना घना जो ये धुआं आपको नज़र आ रहा है चिमनी से निकलता हुआ। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पावर प्लांट्स में जो बिजली बनती कैसी है, कोल बेस्ड में कोयला जलाया जाता है, उस कोयले से धुआं भी निकलेगा, धुआं निकलेगा तो पोल्यूशन है ही है वो। तो उस धुएं को और उसमें जो चीज़ें जा रही हैं, अगर भाई खाली धुआं ही हो, उसमें कुछ पार्टिकुलेट मैटर ना हो, सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह की जो नुकसान करने वाली गैसेज ना हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चलता रहे, भाई करता रहे तो धुआं कर ले। बट इसमें बहुत सारी जो हार्मफुल चीज़ें रही होती हैं उनको दूर करना है। तो क्या क्या हैं वो चीज़ें? तो ये धुआं तो आप देख ही रहे हो ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश। ये आपके पास जैसे खेतों में पैडीज बर्न करते हैं लोग, तो जो राख है उड़ उड़ के घरों तक पहुंच जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो कोल बर्न होगा, कोयला जलेगा, राख धुआं निकलेगा, फ्लू गैसेज निकलेगी, उसके साथ जो है ये फ्लाई ऐश जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपके आसपास खेत हैं और वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है और वो धुआं इतना हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से पावर प्लांट्स का धुआं भी है जो ये अपने साथ फ्लाई ऐश भी कैरी करता है और दूसरी हार्मफुल गैसेस भी कैरी करता है। जैसे आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और बहुत बार कहीं जगह पे जैसे एसिड रेन भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन एमिशंस और पार्टिकुलेट मैटर, ये हमें जो लाइफ को है बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। और इसमें इसको, अब ये तो चीज़ें हैं, चलो चैलेंजेस हैं, पर इंजीनियरिंग के पास सोल्यूशन बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हुई है तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक के लिए काट एक ज़रूर डेवलप हुई है, बट उसको यूज़ करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो हमारे पास इस धुएं को काबू करने के लिए और इसके जो कंटेंट हैं उसको काबू करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और ऐसे ही बैग यूज़ करेंगे, बैग हाउस यूज़ करेंगे जो इस धुएं में से पार्टिकुलेट मैटर को निकाल लेंगे और बाद में उसको इकट्ठा करके हम डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। जो फ्लाई ऐश है उसको आप यूज़ कर सकते हो फर्दर, और ज़्यादा उसको बाई प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हम दूसरे कामों के लिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ESP का? इसमें एक हाई वोल्टेज से जो फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल हैं उनको चार्ज करेंगे और एक अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट के ऊपर, उसको प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट करेंगे और वहाँ से इसको ऐश जो उन प्लेट्स के ऊपर जमी होगी उसको हैमर डाउन करके, हैमर को मतलब वाइब्रेट करके ऐसे हिला के उसको झाड़ लेते हैं और कलेक्ट करके फर्दर उसको ऐश हैंडलिंग के जो हमारा सिस्टम है उसके तहत उसको हम कहीं डिस्पोज ऑफ कर लेंगे और फर्दर यूज़ करेंगे उसको किसी अन्य काम में, किसी अदर काम में। तो फीचर्स क्या है इसके? uses electrical charge to trap particles,
99% particulate removal efficiency, suitable for high temperature applications, तो बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे टेम्परेचर है तब भी ये काम करेगा, तो काम कर सकते हैं इससे वहाँ पे। करंटली यूज टू मीट 150 मिलीग्राम पर न्यूटन क्यूबिक मीटर। हियर इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे आप देखें एक तरफ से डर्टी फ्लू गैस जा रही है इसमें, और ये लास्ट में इधर ये क्लीन जो फ्लू गैस है ये निकल रही है आगे, और बीच में ये आप देखोगे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इसमें जा रही है, और पार्टिकल गेट्स चार्ज, और यहाँ पे जो आयोनाइजेशन जोन बनता है इसकी वजह से पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। मान ली इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सारे ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से ये ESP हमारा काम करेगा। तो हवा से जो भी फ्लाई ऐश होगी इन प्लेट्स के ऊपर जमा हो जाएगी, और बाकी लेटर ऑन इसको जमा हुई राख को हम इकट्ठा कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ये बैग फिल्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें से हम, अब आप एक सोचिएगा कि कहीं पे धुआं है और आप एक वहाँ से बहुत ज़्यादा राख भी निकल रही है, तो उसके ऊपर आप एक क्या करें, गिल्ली बोरी लेके खड़े हो जाएं, तो आप देखोगे कि उसमें से साफ हवा ऊपर निकलेगी और वो सारे जो पार्टिकल उसके ऊपर जम जाएंगे। तो लाइकवाइज जैसे बैग फिल्टर टेक्नोलॉजी है ये, तो ये भी क्या करेंगी, जो फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल हैं उनको एक तरह से रोक लेंगी, और जो साफ फ्लू गैस है वो बाहर चली जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन में इसको आप यहाँ पे एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या है, यूजेस पोरस फैब्रिक बैग्स टू ट्रैप पार्टिकल्स फ्रॉम गैस स्ट्रीम एज द एग्जॉस्ट फ्लोज थ्रू देम, provide superior filtration especially for poor quality coal with high ash content and resistivity. Advantages क्या हैं, capture fine particulate matter effectively, lower pressure drop across system, protect boiler components, ensure regulatory compliance। तो इसको अगर आप यूज़ करोगे तो फाइन वाइन से बचे रहोगे, जो NGT या पावर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करते हैं वो खाली फाइन से बचने के लिए दिखावा नहीं करना कि हमने लगा रखे हैं, ये काम भी करें, ये भी है। और ये है हाइब्रिड सिस्टम, कंबाइंड ESP एंड बैग फिल्टर सिस्टम। ये समझो कि भाई ये एक से कुछ क्लीन हुआ, फिर फर्दर फिर सेकंड फिल्टर ये काम करेगा, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगा। और हमारी जो प्रतिबद्धता है समाज के लिए कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, तो ये तो थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, हमें वैसे भी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है। तो अपने आसपास आप लोगों को एजुकेट करें कि वो पैडी फील्ड में, कुछ भी फील्ड्स में पैडी ना जलाएं, या कुछ भी ऐसा हरा घास ना जलाएं कि जिससे धुआं हो। और घरों में भी आप कोशिश करें कि आप जो आपकी एनर्जी है क्लीन एनर्जी सोर्सेज का ही यूज़ करें, और पानी को गंदा ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा जो एक सामाजिक दायित्व है उसको हम निभाएं, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाएं। तो कॉम्बो फिल्टर टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सोल्यूशन जो है, इसमें इनोवेटिव हाइब्रिड सोल्यूशन कंबाइन ESP एंड बैग हाउस सिस्टम फॉर सुपीरियर एमिशन कंट्रोल। ठीक है भाई, तो इसको सुपीरियर एक एडवांस तरीके से इसको हम यूज़ करें जिसमें कॉम्बो हो दोनों का, इसमें आपके पास ESP भी हो और बैग हाउस भी हो। मैकेनिज्म क्या है, पार्टिकुलेट एग्लोमरेशन ESP फॉलोड बाय फर्दर एमिशन रिडक्शन थ्रू फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया यहाँ पे बैग फिल्टर है। Retrofitting existing ESP systems can be upgraded by converting few fields to bag filters, providing cost saving and optimum use of space. Benefits: meets stringent emission norms, cost effective retrofitting solution, no additional space required, enhanced particulate removal efficiency। तो कुछ नॉर्म्स हैं एमिशन के कि इतना कंटेंट ये हो सकता है मैक्सिमम, इतना ये हो सकता है मैक्सिमम। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने
उतना ही रखना, उससे कम कर हम और ज़्यादा इसको कम से कम करके चलें, क्योंकि अभी इतना पर्टिकुलेट इसमें जा सकता है, इतना ये जा सकता है, तो कोशिश रहे कि बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल हम 0 पे लेके आए इसको। फिर हम बात करें फ्लैश ऐश यूटिलाइजेशन। ये भी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जो भी ये बाय प्रोडक्ट है, अदरवाइज इसको ऐसे साइट्स पे डंप कर देंगे तो ये उड़ता रहेगा, उड़ेगी, जो चिमनी के थ्रू नहीं उड़ रही थी अब इसको हवा उड़ा उड़ा के लेके जाएगी, अगर आप इसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल क्लियर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि 100% ऐश का यूटिलाइजेशन हो इन डिफरेंट वर्क्स। तो ब्रिक बन सकती हैं, रोड वर्क में काम आ सकती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आ सकती हैं, और कोई जो लैंड्स ऐसी साइट्स हैं जो फिल करनी हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट मैंडेट 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021, और इसके लिए पेनल्टी भी है अगर ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट की ये 3 साल का एक पीरियड रहता है इसमें, कि आप 3 साल में आपका जो 100% का जो टारगेट है वो अचीव कर लें। हो सकता है किसी ईयर में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, तो उसका एवरेज जो है 3 साल में वो 100% आ जाए। तो वैसा ही पॉलिसी एग्जांपल महाराष्ट्र का है, इसमें 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो आपका ऐश है वो कंस्ट्रक्शन के कामों में यूज़ हो। पेनल्टी है इसकी 1000 रुपीज़ 1000 पर टन ऑन अनयूटिलाइज्ड ऐश। तो ऐसे पेनल्टी भरने की बजाय तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्टिव काम में यूज़ कर लेंगे। यूटिलाइजेशन एरिया क्या हो सकते हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक मेकिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, लैंड फिलिंग, रिक्लेमेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। आगे हम करेंगे कि वाटर का कैसे, पर इसमें अभी हमने जो सल्फर को कैसे करना है, जो फ्लाई ऐश में सल्फर जा रहा है उसको कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है उसको कैसे आपको अरेस्ट करना है, उसमें से कैसे निकालना है, उसके लिए एक सेपरेट शॉट मैं बनाऊंगा, तो वो उसको भी आप ज़रूर देखना कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की जो टेक्निक्स है वो कैसे काम करेगी। अब यहाँ पे विजुअल्स में देखिए ये डिफरेंट जो तरीके हैं इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट के, क्या कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ से आपका रॉ वाटर इन है, तो बिल्कुल अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है भी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज, और फिर उसके बाद ये ट्रीटेड वाटर आउट। तो अभी जो लेटेस्ट जो एक मैंडेट एक तरह का है कि हम बिल्कुल भी जो क्या बोलते हैं पानी को बहाएं ना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पॉलिसी पे चलते रहें। ये इसके एक तरह से एक साइकिल, जैसे हमने ये देखा है साइक्लिक इकोनॉमी ऐश के बारे में भी हमने देखी है कि उसको आपने 100% यूटिलाइज करना है। ऐसे ही एक साइकिल चले वाटर का, कि वाटर को आपने बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं करना है, उसको यूज़ करें, जो भी ट्रीटमेंट देके जो यहाँ पे ट्रीट करते हैं वाटर को, क्योंकि बॉयलर्स के लिए आपको बिल्कुल क्लीन और प्योर वाटर चाहिए जिसमें कोई सॉल्ट ना हो, कैल्शियम मैग्नीशियम एट्सेट्रा कोई भी सॉल्ट्स ना हो। तो इनको जब ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हम एडिटिव्स मिलाते हैं। तो जब भी इसको वाटर को, ये वाटर यूज़ होने के बाद जब बाहर आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ ये चीज़ें हैं, तो अगर इसको डिस्चार्ज करना है तो कंप्लीटली वो चीज़ें निकाल के डिस्चार्ज करें हम। जो भी एफिलेंट में जो भी गंदगी आएगी उन चीज़ों को हम, या ऐश हैंडल करते टाइम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, फिर वाटर जो निकलेगा उसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन आएगा, तो उसको बिल्कुल क्लीन करके हम डिस्चार्ज करें। और जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की पॉलिसी जो है, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो यूज़ हो रहे हैं, या जो नहीं लोग कर रहे हैं वो उनको करने हैं यूज़, तो उसमें क्या है, कुछ भी वाटर की जो एक सिंगल बूंद भी बाहर नहीं जाएगी,
दैट विल बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। उसको साफ़ किया जाएगा, फिर से यूज़ किया जाएगा, फिर से साफ़ किया जाएगा, फिर से यूज़ किया जाएगा। और जो लेस हार्म कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऐश है, उसको यूज़ हो रहा है तो उसमें जो कंपोनेंट निकलेंगे वो भी उस तरह से यूज़ हो सकते हैं। मतलब एक तरह से सॉलिड गैस की बजाय या जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको अपने यूज़फुल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बॉयलर के केस में, जो थर्मल पावर प्लांट्स के केस में देखा जाए तो 3 मेन स्ट्रीम्स जो हैं वाटर की चलेंगी। बॉयलर फीड वाटर मेकअप या मेकअप वाटर जो है, कूलिंग टावर मेकअप वाटर एंड वेस्ट वाटर एफ्लुएंट। ये हम डिटेल में कर चुके हैं पहले कि बॉयलर में जो फीड वाटर है या फिर जो कूलिंग टावर के जो वाटर हैं किस तरह से हम यूज़ करें पानी का। तो कोयला और पानी की कहानी है थर्मल पावर प्लांट्स। तो उसके बाद इसमें कन्वेंशनल मेथड्स हैं साफ़ करने के लिए। पानी को साफ़ पानी हमने यूज़ करना है। सेडिमेंटेशन का है, बॉयलर के लिए यूज़ करो या डिस्चार्ज के लिए करो तो उसको साफ़ करना है पानी को। एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं तो एफिलेंट को भी साफ़ करना है, और यहाँ पे जो आपको प्योर वाटर सप्लाई करना है बॉयलर को उसके लिए भी ट्रीटमेंट देना है। तो इसको डीमिनरलाइज प्लांट हम उसको एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो के तहत करेंगे। तो डीमिनरलाइज प्लांट है वो यूज़ करेंगे, और एफिलेंट जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी हम अलग से वीडियो एक इसमें बनाकर अपलोड करेंगे। सॉरी। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, केमिकल कोगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ ली होंगी आपके एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है। तो उसके बाद है एडवांस टेक्नोलॉजीज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन है एंड एन एक्सचेंज आर एम्प्लॉयड टू डीमिनरलाइज स्ट्रीम्स। तो ट्रीटमेंट मेथड के जो 3 तरीके हैं इसमें, प्राइमरी है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और लास्ट वाला एडवांस्ड आरओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आयन एक्सचेंज। तो उस तरह से भी इनको आप ये ध्यान दें कि आपके क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं ये कौन कौन से स्टेजेस हैं फिल्ट्रेशन की, क्या क्या है इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है, एडवांस में क्या है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है, इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर रीयूजिंग एफ्लुएंट एज रीयूजिंग, ये वर्ड ध्यान देना। मॉडर्न अप्रोच जो है कूलिंग टावर और फॉर नियर बाई एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए भी आप वाटर सप्लाई कर सकते हैं। अब आपने पानी दे दिया एग्रीकल्चर के लिए और वो ट्रीटेड नहीं है तो वो बहुत सारा नुकसान करेगा। वहाँ से जो मिट्टी सॉइल को भी ख़राब करेगा, और जो कंजप्शन वहाँ से हम करेंगे लेके मटेरियल की वो फर्दर हेल्थ को नुकसान करेगी। तो इसलिए तो मॉडर्न अप्रोच क्या है, इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर रीयूजिंग एफ्लुएंट एज बॉयलर फीड, कूलिंग टावर वाटर और फॉर नियर बाई एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। तो वैसे तो आपका अंदर अंदर ही वाटर पूरा यूज़ होता रहेगा वो, उसको आप ट्रीट करके यूज़ करें, एफ्लुएंट को क्लीन करके यूज़ करें। तो डिसइंफेक्शन के लिए क्या मिलाएंगे इसमें, क्लोरिनेशन, यूवी ट्रीटमेंट और ओजोनेशन एलिमिनेट्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर डिस्चार्ज। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से देख लें। की कंपोनेंट्स एंड गोल, हैवी मेटल रिमूवल एंड सस्पेंडेड सॉलिड रिडक्शन, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन सिस्टम्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और स्लज मैनेजमेंट। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के हम एक ड्रॉप भी डिस्चार्ज न करें, उसको एक साइक्लिक सिस्टम की तरह से चला के रखें, यूज़ करें, उसको फिर क्लीन करें, फिर से यूज़ कर लें। और स्लज को कैसे मैनेज करना है, जो भी वहाँ पे स्लज बन रही है, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक विजुअल में आपको एक तरफ पोल्यूटेड साइट नज़र आ रही है डार्क ब्लू, और बिल्कुल दूसरा एक जो वाटर का नेचुरल कलर है साफ़ सुथरा। एक तरफ एक्वाटिक लाइफ जो है वो बिल्कुल मुरझा गया है, मछलियाँ मरी दिख रही हैं आपको, बिल्कुल
और दूसरे में आपको साफ सुथरा विजुअल नज़र आ रहा है। तो क्यों है कि भी जो अगर इसको एफिलेंट को ऐसे ही बहा दिया जाए तो क्या हो सकता है, और एफिलेंट को आप क्लीन करके साफ करके ट्रीट करके करेंगे तो कैसा रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों साफ करना ज़रूरी है इसको, क्यों ट्रीट करना ज़रूरी है एफिलेंट को। एफिलेंट मतलब जो पानी आपका डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर यूज, दैट इज एफिलेंट। Thermal power plant effluent carries a range of contaminants primarily from cooling and ash handling processes। जब ऐश को हैंडल करेंगे और उसके बाद जो वाटर वहाँ से निकल रहा है उसमें ऐश में जो भी चीज़ें होंगी वो उसके साथ जा सकती हैं, जाती हैं। These pollutants causes thermal pollution and introduce harmful substances into water bodies, posing significant risks to human health and aquatic ecosystem if untreated। तो यहाँ पे एक विजुअल में देखो कि अलग अलग बिल्कुल वाटर जो है क्लीन नहीं है, जो सैंपल लिए गए हैं अलग अलग कलर के इसमें आ रहे हैं, यानी दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन। तो क्या कंटेमिनेशन हो सकता है ये देखिएगा, इसमें हैवी मेटल्स है, बर्निंग ऑफ कोल एंड एश मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस टॉक्सिक मेटल्स लाइक मर्करी, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, कॉपर, सिलेनियम एंड जिंक। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स TDS एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये इसमें पानी में होंगे, इसमें TDS बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स उसमें रहेंगे, कुछ तो जैसे घुले होंगे वो भी हैं और सस्पेंडेड भी, दोनों तरह के जो कंटेमिनेंट्स इस वाटर में रहेंगे। तो एस हैंडलिंग की वजह से हो सकता है, और क्या ये जो है चीज़ें वाटर की जो क्वालिटी है जो उसको चेंज कर देते हैं, जो कंटेमिनेंट्स इसके अंदर है। थर्मल पोल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ हीटेड वाटर फ्रॉम कूलिंग सिस्टम सिग्निफिकेंटली रेजेज वाटर बॉडी टेम्परेचर, और इससे क्या होगा कि रिड्यूस डिजोल्व, ये है जो आप गर्म पानी अगर इसमें डिस्चार्ज कर दे क्या हो जाएगा उससे, रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल एंड डिसरप्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो जो मछलियां हैं या दूसरा जो एक्वाटिक जीव जंतु हैं उन सभी को नुकसान पहुंचेगा, जो भी वहाँ पे मतलब इसको यूज़ भी करेंगे एज ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाएगा। और केमिकल एडिटिव्स किस लिए करते हैं हम, कोरोजन ना लगे, मतलब जंग ना लगे पाइप्स में, यूज फॉर कोरोजन, स्केलिंग एंड बायोफाउलिंग प्रिवेंशन के लिए हम केमिकल एडिटिव यूज़ करते हैं, और इंक्लूड क्लोरीन, ब्रोमीन और फॉस्फेट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं या pH एडजस्टमेंट के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं केमिकल एडिटिव्स। और इनके अलावा भी चीज़ें जा सकती हैं, जैसे भी ऑयल है, ग्रीस है, ये भी इसमें जा सकती हैं। ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स और रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, रेडियो न्यूक्लाइड्स, ऑयल एंड ग्रीस और pH अल्टरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं बियॉन्ड द ऑब्वियस अदर पॉल्यूटेंट्स। अभी इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं कि हमारा जो हरियाणा का पावर प्लांट है पानीपत थर्मल पावर प्लांट, इसको यूज़ इस नॉलेज को जो हमने की है, जो भी हमने पढ़ा है पानीपत थर्मल पावर प्लांट के ऊपर क्या एक्शन हुआ था जब उसने ये कंप्लायंस नहीं किया। तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट सभी को पता है, जब पानीपत में है, भाई पानीपत की बात करें तो, और HPGCL जो हरियाणा की जो पावर जनरेशन कंपनी है वो इसको मैनेज करती है, और ये पानीपत से असंध की तरफ जाते हैं तो उस तरफ ये उसके पावर प्लांट सिचुएटेड है। तो इसको हम लेके चल रहे हैं, कंटेक्स्ट क्या हमारे डिस्कस करने का। द प्लांट हैज फेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंप्लायंस चैलेंजेस एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी ओवर द ईयर्स। तो फाइन भी हुआ इसको, है ना, तो वो भी इसको हम देखेंगे। तो ये आपको देखो मल्टीपल यूनिट्स हैं यहाँ पे,
नॉन कंप्लायंस इश्यूज क्या थे? आपकी साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो है 2023 की, नवंबर 2023 की, identified Panipat as one of the NCR plants failing to comply with air pollution standards. कि भाई जो स्टैंडर्ड्स जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या एनजीटी ने जो रखे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, तो वो उन नॉर्म्स पे ये पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स खरा नहीं उतर रहा था। तो उसमें क्या था, प्लांट एक्सीड स्टैंडर्ड फॉर पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स over a 17-month reporting period, April 2022 to August 2023. रेगुलेटरी एक्शन हुआ, एनजीटी फाइंड द प्लांट्स ₹6.93 करोड़। और ये जो ऑर्डर है नवंबर 8, 2024 का था, फॉर एयर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन फ्रॉम कोल एश। मेजर इश्यूज क्या है यहाँ पे? पीएम और जो पर्टिकुलर मैटर है, और क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सीडेंट्स का था, ये बढ़े हुए थे, और इनकंसिस्टेंट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, लेगेसी एस डिस्पोजल चैलेंजेस, और डिलेड एफजीडी इंस्टॉलेशन। एफजीडी इंस्टॉलेशन क्या है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के गैस, जो फ्लू गैस है, जो थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लू गैस निकलेगी, तो उसमें से सल्फर कंटेंट को अलग करना है। तो ये भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, तो इसको हम अलग से करेंगे एफजीडी को। तो उसके बाद क्या किया गया? एयर मॉनिटरिंग हुई शुरू, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी एट 5 लोकेशंस थ्रू accredited laboratories, planned SO2 control, HPGCL, planned installation of flue gas desulfurization FGD system with an investment of approximately 11.9 billion. Status क्या था? implementation of FGD remained in initial stages as of October 2023. फिर फोकस कहाँ पे आ गया? बॉयलर फीड वाटर प्रिपरेशन, कूलिंग वाटर मैनेजमेंट एंड एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट टू मीट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड. Community focus implemented detailed schemes for avoiding waterlogging in nearby villages. Key goal: maximizing water reuse and continuous monitoring of the quality and quantity of effluent discharge. तो ये चीज़ें जो है इसमें किया गया। इनिशिएटिव इन ब्रीफ हम कर गए: effluent quality monitoring, water reuse maximization, prevention of water logging और community impact assessment यहाँ पे शुरू हुआ। तो पानीपत केस से क्या हमें सीख मिलती है? The Panipat case demonstrates the critical importance of timely compliance and proactive installation of pollution control equipment. जैसे एफजीडी की हम बात कर रहे थे, उनको लगाए। जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ईएसपी और फिल्टर बैग हाउस वो इंस्टॉल होने चाहिए, और ऐसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो भी इन प्लेस होने चाहिए। Delays in implementation and inconsistent monitoring highlight the need for strong enforcement mechanisms. तो ये जो है की टेक अवे फ्रॉम दिस पानीपत थर्मल पावर केस स्टडी है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है भाई? प्रोएक्टिव कंप्लायंस प्लानिंग, हाइब्रिड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम ईएसपी और बैग फिल्टर, 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, और वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज स्ट्रेटेजी। हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बात करते हैं, ZLD, तो
तो वो इसमें ज़रूर लगे। कंटिन्यूस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, तो ये ऐसा तो नहीं कि भाई आपने आज चेक कर लिया भाई ये नॉर्म्स हम मीट कर रहे हैं और फिर बस सो गए। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम आपका तभी काम करेगा सही से जब आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे। वे फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल पावर जनरेशन, अभी शुरू में हमने ये कहा था कि भाई पावर जनरेशन ज़रूरी है विकास के लिए, पर उसके लिए ये नहीं है कि भाई हम धुआं ही धुआं कर दें या पानी गंदा कर दें। तो अच्छी स्वस्थ एनर्जी पैदा हो सकती है और होगी, बट आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। थोड़ा कॉस्टली हो सकते हैं पर हमारी हेल्थ से हमारे एनवायरनमेंट से कॉस्टली कुछ भी नहीं है। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड अप्रोचेस कंबाइनिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, comprehensive monitoring and strict regulatory compliance. Key investment ESP bag filter combination, FGD system for SO2 control and advanced water treatment, and most importantly जो आपका जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आपका एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसको जरूर यूज किया जाए। रिकमेंडेशंस क्या है? रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग प्लांट्स विद एडवांस्ड कंट्रोल्स, implement mandatory real-time monitoring, strengthen penalty mechanisms, promote circular economy, fly ash use, adopt zero liquid discharge. और these are the sources जहाँ से हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली है। जो आपका CPCB गाइडलाइंस है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट, फ्लाई एश नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट 2021, HPGCL एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स, EPA पावर प्लांट वेस्ट वाटर रेगुलेशन। इमेजेस आर दी कर्टसी ऑफ गूगल जेमिनाई, तो सारी इमेजेस इसमें देखिए आपने वो गूगल जेमिनाई से यूज़ की गई हैं। और फिर हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इनको एक बार आप देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विच इज़ नॉट ए प्राइमरी एनवायरमेंटल चैलेंज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट, तो इसमें सारे ऑप्शन आप अगर पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो तो अलग है, मतलब जो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन हो रहा है, SO2 एमिशन है और वाटर एफ्लुएंट है। तो D1 इज दी करेक्ट ऑप्शन। What is an ESP primary function? What is the ESP's primary functions? ये क्या है? Remove SO2, capture fly ash by charge, cool exhaust, treat waste water। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। कॉम्बो फिल्टर टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, तो इसमें क्या है? मिक्स्ड कूल कंबस्शन, डी पे जो है वो नहीं है, ऑल पोल्यूटेंट फिल्टर ये भी नहीं है, एयर एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो बी ऑप्शन जो आपका ESP प्लस बैग हाउस हाइब्रिड, तो ये इसमें इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्या? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर बॉयलर फीड वाटर डीमिनरलाइजेशन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, RO एंड आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आयन एक्सचेंज। थर्मल पोल्यूशन प्राइमरली रेफर टू, क्या है इसमें? थर्मल पोल्यूशन, तो एयर टेम्परेचर इंक्रीज का तो बात करें तो जो थर्मल पावर की वजह से जो हीट बढ़ रही है, तो इसमें क्या है? हीटेड वाटर डिस्चार्ज इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। और ये कुछ और क्वेश्चंस है, इनको भी आप देख लें एक बार, और इसके बारे में वीडियो से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप दूसरे सोर्सेज यूज़ करके भी इस क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करें। तो लास्ट वाला भी देख लीजिएगा, अगर नज़र नहीं आ रहा होगा इसको, तो ये भी क्वेश्चन आ गया आपके पास।
और एक सेट और है ये क्वेश्चन का, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, और इसके आंसर के लिए आप वीडियो को देखें और अलग से दूसरे और रिसोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भी आप देख लें एक बार। तो चलिएगा, तो इसमें से जो 3 मेन रिकमेंडेशन की अगर बात करें पूरे वीडियो से निकल के आए तो क्या हो सकती हैं, वो किस तरह से ये पजल जो है सोल्व हो सकती है। तो इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस की जो पजल है कैसे पूरी हो, तो 3 मेन रिकमेंडेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप इसमें। तो इसमें क्या निकल के आता है कि हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूज़ करें, 0 लिक्विड एमिशंस पे ध्यान दें, और 100% फ्लाई यूटिलाइजेशन हो। तो एक भी कण जो है वो हवा में ना जाए और ना ही वो साइड्स पे ऐसे ही बिखरा पड़ा रहे। आपने कहीं भी उसको डंप कर दिया, वो वहाँ से उड़ उड़ के जो वो चिमनी में से जाके नुकसान कर रही थी तो वैसे पड़ी रहेगी, तब भी वही नुकसान करेगी। तो 3 मेन रिकमेंडेशन जो यहाँ पे है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का, FGD का, 0 लिक्विड एमिशंस और 100% ऐश यूटिलाइजेशन। Okay, the solution is clear: proactive control, hybrid technology and 100% resource utilization, चाहे वो पानी का हो चाहे वो ऐश का हो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू BS टेक्निकल एजुकेटर for more deep dive technical content। और फर्दर आगे आप देखेंगे 2 इसको हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे इस चैप्टर को, इसमें 2 वीडियो डालेंगे, FGD और DM प्लांट की एक वीडियो इसमें आ जाएगी। टिल देन आप चैनल पर बने रहें और अच्छे जो टेक्निकल कंटेंट हैं जो आपके स्टडी के लिए ज़रूरी हैं उनको आप देखते रहें। थैंक यू वंस अगेन।